हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बायो गीक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में भी हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए, देखो कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है। डाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज को पचाना, और एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है किसी चीज को एब्जॉर्ब करना, अपने अंदर लेना। क्लियर। अब जो डाइजेशन है बेटा, किसी चीज को पचाना, पचाया कब जाएगा? जब कुछ खाया जाएगा, है ना। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन क्या होता है। हमारी बॉडी को जो वर्क करने के लिए एनर्जी लगती है, उस एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए हम कुछ फूड सब्सटेंस खाते हैं, और उन्हें क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। और फूड सब्सटेंस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड सेकेंड वन इज माइक्रोमोलिक्यूल्स। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका नाम क्लियर करता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। मैक्रो मतलब लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स, और माइक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या आ जाएगा? जो बड़ी बड़ी यूनिट है, जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, जस्ट लाइक प्रोटीन हो गया, तो ये किसके अंदर आएंगे? मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर, जिनका साइज बड़ा होगा। लेकिन जो अमाइनो एसिड्स है, मिनरल्स है, और भी विटामिन वगैरह छोटे छोटे सब्सटेंस है, वो किसके अंदर आएंगे? वे आएंगे माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर। क्लियर। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है, प्रोसेसिंग क्या होती है, कौन कौन से पार्ट्स है वो जो इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो चीज से कंसिस्ट होकर बनता है। पहला जिसे बोलते हैं वो है एलिमेंट्री कैनाल। क्या है ये? एलिमेंट्री कैनाल। और सेकंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या है ये? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। आज जो हम ये वीडियो करेंगे, इस वीडियो के अंदर हम केवल और केवल एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे, और जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ेंगे। क्लियर है? बेटा, जो एलिमेंट्री कैनाल है, अब एलिमेंट्री कैनाल पता है ना, एक लंबी सी पाइप है ना, इस वे में बोला जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो पहला पार्ट होता है वो होता है माउथ, जिससे हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं, खाने को अंदर लेते हैं। क्लियर। माउथ के बाद जो आता है वो आता है फेरिंग्स। इसके बाद जो होगा वो होता है ओइसोफेगस। नेक्स्ट, ओइसोफेगस के बाद क्या आएगा? स्टमक। स्टमक पेन हो रहा है, ऐसे स्टमक। स्टमक के बाद होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद होगा लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद होता है बच्चे एनस। माउथ से हम खाना लेते हैं, एनस से जो वेस्ट मटेरियल है वो हम हमारी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं। क्लियर। तो दीज आर द पार्ट्स विच कंसिस्ट एलिमेंट्री कैनाल। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ह्यूमन के अंदर कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है? फर्स्ट वन जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड
कौन सा जूस सिक्रेट आउट करती है? सलाइवा। जो हमारे मुंह में लार होती है वो क्या होती है? सलाइवा होती है। और उसका पीएच क्या होता है? एसिडिक होता है। क्लियर? सलाइवरी ग्लैंड के बाद जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जो स्टमक के अंदर पाई जाती है और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड HCl को सीक्रेट आउट करती है, जो कि स्टमक की एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। हमारे बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल में जो स्टमक पार्ट है दैट इज दिस, उसके अंदर ही HCl सीक्रेट आउट होता है। ठीक है? क्या नेसेसरी है, क्यों नेसेसरी है, वो हम पढ़ेंगे आगे के पार्ट में, जो आगे आगे जैसे चैप्टर चलेगा। इसके बाद पैनक्रियास, इसके बाद लीवर। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की। क्लियर? क्या सीक्रेट आउट करता है लीवर? लीवर बाइल सीक्रेट करता है, जो हमारे डाइजेशन का प्रोसेस है उसमें बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है, क्योंकि बाइल के थ्रू ही फैट का डाइजेशन होता है और बाइल के थ्रू ही जो एसिडिक माहौल होता है, जो जैसे खाना स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है ना, तो यहां से जो हमारे पास फूड आएगा वो कैसा होगा? एसिडिक होगा। अब ये एसिडिक नेचर स्मॉल इंटेस्टाइन झेल नहीं पाती, इसीलिए बाइल जो फूड की जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करता है। क्लियर? क्योंकि बाइल के अंदर बेस प्रेजेंट होते हैं, बाइल के अंदर सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? इसलिए लीवर बहुत ज्यादा नेसेसरी है हमारे लिए। इसके सिवा इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है और ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड हार्मोन रिलीज करती है, जो हार्मोन डाइजेशन में जो भी अलग अलग हमारे पास कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, जस्ट लाइक प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, उन सबको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो दीज आर द ग्लैंड्स विच कंसिस्ट द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्लियर है? यहाँ पे आज जो अब हम इस वीडियो की जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, आज जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव ग्लैंड हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पार्ट था वो क्या था? माउथ। बेटा माउथ बहुत ज्यादा सिंपल है, विजिबल होता है, हमें पता है क्या है माउथ, जहां से हम खाना इनटेक करते हैं दैट इज माउथ। लेकिन माउथ के भी टू पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज वेस्टिब्यूल एंड सेकंड वन इज ओरल कैविटी। जब हम ई करते हैं और ये पोर्शन दिखाई देता है इसे बोलते हैं वेस्टिब्यूल, और अंदर का जो पोर्शन है उसे हम क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी। क्लियर है यहां तक? कौन कौन से हो गए? वेस्टिब्यूल एंड अनदर वन इज ओरल कैविटी। ठीक है? अब हमें वेस्टिब्यूल के बारे में जानना है। वेस्टिब्यूल के बारे में जानने को कुछ नहीं है, जो अब बाहर की साइड है वो लिप्स से सराउंड करता है और इंटरनल वो गम से सराउंड करता है, दैट इज दिस पोर्शन इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। क्लियर? अब हमें ओरल कैविटी के बारे में पता होना चाहिए। बेटा ओरल कैविटी के अंदर क्या क्या होता है? टीथ प्रेजेंट होते हैं, टंग प्रेजेंट होती है। क्लियर है? सलाइवरी ग्लैंड कहां प्रेजेंट होती है? ओरल कैविटी पे। सलाइवरी ग्लैंड जो अपना जूस सिक्रेट आउट करती है वो कहां करती है? ओरल कैविटी में ही करती है। क्लियर? तो क्या क्या प्रेजेंट हो गया ओरल कैविटी के अंदर? टीथ प्रेजेंट होंगे और टंग प्रेजेंट हो गई,
गम्स प्रेजेंट हो गई। तो अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, टंग के बारे में। जो टंग होती है आपको सबको पता है, जीभ जिसे बोलते हैं हिंदी में। जो जीभ होती है वो कहाँ प्रेजेंट होगी, ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होगी। सेकेंडरी, जीभ के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, टंग के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। टंग पे पैलेट प्रेजेंट होता है, पैपिली प्रेजेंट होती है। पैपिली क्या होती है, पैपिली होती है आउटग्रोथ, जिसमें मे और मे नॉट भी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती है। टेस्ट बर्ड जैसा हम खाना खाते हैं उसको टेस्ट करने के लिए कि वो खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कैसा है, उसको कौन टेस्ट करता है, पैपिली टेस्ट करती है। और जो पैलेट होता है वो पैलेट टू टाइप के होते हैं, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। क्लियर। हार्ड पैलेट क्या होता है, जो हमारी टंग है, टंग के ऊपर जो रूफ है, क्लियर, उसको हम टच करके देखते हैं तो वो हार्ड होती है, उसे बोलते हैं हार्ड पैलेट। और जो सॉफ्ट पैलेट कहाँ होगी, जब हम जीभ को ऐसे करके हिलाते हैं ना तो गले के साइड पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इस तरीके का। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे, सॉफ्ट पैलेट। और इस पोर्शन को बोलते हैं वल्वा। क्लियर है यहां तक। जो पैलेट होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, कौन कौन से, हार्ड पैलेट, सेकेंड वन इज सॉफ्ट पैलेट। सो हार्ड पैलेट कहां पर प्रेजेंट होगा, जस्ट लाइक ये हमारी टीथ है, सॉरी ये हमारी टंग है, ये टंग हो गई। इसके ऊपर जो रूफ है, इसके ऊपर जो छत, जो ऊपर का पोर्शन है वो हार्ड रहता है, उसे हम बोलते हैं हार्ड पैलेट। और सॉफ्ट पैलेट कहां प्रेजेंट होगी, ये टंग है, टंग की जो बैक साइड है, फेरेंजियल साइड पर इस तरीके का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जब हम अपनी जीभ को देखते हैं लगा के तो पता चल जाता है कि स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, फिर सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, वल्वा बोलते हैं। क्लियर है यहां तक पैलेट। अब हमें पढ़ना है पैपिली के बारे में। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस पर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती है। कुछ पैपिली ऐसी होती है जिनके ऊपर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती है और कुछ पैपिली ऐसी होती है जिनके ऊपर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होती है, उसके ऊपर केवल टेक्टाइल प्रेजेंट होते हैं। सो पैपिली, जो पैपिली होती है वो कितने टाइप की होती है, वो होती है चार टाइप की। कितने टाइप की, चार टाइप की। तो पहली पैपिली है उसे क्या बोलते हैं, वैलेट, वैलेट उसका नाम है। जो सेकंड पैपिली है उसका नाम क्या है, फिलीफोम। थर्ड पैपिली का नाम फंगीफोम। ठीक है, तो ये जो पैपिली होती है वो किसके अंदर पाई जाती है, ये पैपिली पाई जाती है ह्यूमन बीइंग के अंदर। लेकिन अब जो नेक्स्ट पैपिली का हम नाम लिखेंगे जिसे फोलिएट बोलते हैं, फोलिएट पैपिली, ये ह्यूमन बीइंग के अंदर नहीं पाई जाती है। क्लियर। सो ये चार टाइप की पैपिली होती है सभी एनिमल्स के अंदर, जिनमें से ये तीन टाइप की किसके अंदर पाई जाती है, ह्यूमन बीइंग के अंदर पाई जाती है, और वो चौथी टाइप की नहीं पाई जाती। तो यदि हम वैलेट की बात करें तो वैलेट का जो साइज होता है वो सबसे ज्यादा बड़ा होता है। इसका साइज कैसा होता है, सबसे ज्यादा बिग होता है। सबसे बड़ी जो पैपिली है वो कौन सी होती है, वैलेट पैपिली होती है। एक वैलेट पैपिली में, एक वैलेट पैपिली में 100 टेस्ट बर्ड होती है। कितनी, 100 टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती है। और ये कहां पर प्रेजेंट होगी, जीभ के अंदर, अपर पोर्शन में। इसके बाद हम जो डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम में देखेंगे कि ये पैपिली की लोकेशन कौन कौन सी है और कौन कौन से पार्ट हमारी टंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिलीफॉर्म क्या होती है, सबसे चारों में सबसे ज्यादा स्मॉल कौन सी होगी, फिलीफॉर्म। और जैसे स्मॉल है वैसे सबसे ज्यादा नंबरों में कौन प्रेजेंट होगी, फिलीफॉर्म। इसके साथ साथ क्या पता होना चाहिए हमें कि जो फिलीफॉर्म होती है उसके अंदर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होती, इसके अंदर टेस्ट बर्ड क्या होती है, अब्सेंट होती है। क्लियर है यहां तक। इसके बाद आ गया फंगीफॉर्म, और ये कहां प्रेजेंट होगी, ये प्रेजेंट होगी बीच के पोर्शन में। ठीक है, मिड ऑफ द टंग।
ये कैसी होती है, फिलीफॉर्म से बड़ी होंगी साइज में, ठीक है। और एक फंगीफॉर्म पेपिली के अंदर 5 टेस्ट बर्ड होती हैं। कितनी होती हैं? 5 टेस्ट बर्ड। और ये कहां प्रेजेंट होंगी? कॉर्नर में, कॉर्नर ऑफ द टंग, ठीक है। और जो फोलिएट पेपिली है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर नहीं पाई जाती, लेकिन ये कुछ इस तरीके की शेप की होती है, इस तरीके के फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। और इनके अंदर भी टेस्ट बर्ड डीजनरेट हो जाते हैं, टेस्ट बर्ड डीजनरेट हो जाते हैं। कब? एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही, एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही। यदि हमसे कोई पूछे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर सबसे बड़ी पेपिली कौन सी है? वैलेट है। वैलेट के बाद कौन सी होगी? फंगीफॉर्म। फंगीफॉर्म के बाद कौन सी होती है? फिलीफॉर्म होती है, ठीक है। वैलेट के अंदर एक पेपिली 100 टेस्ट बर्ड को कंटेन करती है, और फंगीफॉर्म में एक पेपिली 5 टेस्ट बर्ड को, पेपिली 5 टेस्ट बर्ड को कंटेन करती है। एंड फिलीफॉर्म में जो टेस्ट बर्ड है वो कैसी होती है? अब्सेंट होती है, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होती। और टेस्ट बर्ड के बजाय वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? टैक्टाइल रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है यहां तक? इसके बाद हम पढ़ते हैं, डायग्राम पढ़ते हैं टंग का। देखो जो टंग का डायग्राम है, ठीक है, इस तरीके की टंग प्रेजेंट होती है, मस्कुलर होते हैं, आपको पता है, ठीक। कोई बोन प्रेजेंट होती नहीं है इसके अंदर। यहाँ का जो पोर्शन होगा उसे फेरेंजियल बोलते हैं, फेरेंजियल लिंगुअल। जीभ होती है ना इससे, इसलिए लिंगुअल बोलते हैं। टंग को क्या बोलते हैं? लिंगुअल। और इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? ओरल लिंगुअल, ठीक है। अब ये जो टंग है हमारी, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सेपरेट करता है, और इसको क्या बोलते हैं? सल्कस टर्मिनस। क्या बोलेंगे इन पोर्शन को? सल्कस टर्मिनलिस, ठीक है। यहां पर जो ऊपर का पोर्शन है, यहां पर प्रेजेंट होंगे टॉन्सिल्स, और इन टॉन्सिल्स को हम क्या बोलते हैं? लिंगुअल टॉन्सिल्स। क्या बोलेंगे हम इन्हें? लिंगुअल टॉन्सिल्स। क्लियर है यहां तक की बात? और इसके बाद एक लाइन इसे सेपरेट करती है, और ये क्या प्रेजेंट होती है? पेपिली प्रेजेंट होती है। और कौन सी पेपिली है ये है फिलीफॉर्म। और ये जो कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगी ये कौन सी होंगी? फंगीफॉर्म। ये कैसी हो जाएगी? फिलीफॉर्म, एंड दैट वन इज फंगीफॉर्म, दिस वन इज ऑल्सो फंगीफॉर्म। एंड क्लियर है यहां तक आपको चीजें? ये फिलीफॉर्म हो गई, बाहर की साइड कैसी हो जाएगी? फंगीफॉर्म हो जाती है। ये कुछ हाथ जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाती है? जो सबसे बड़ी वाली पेपिली होती है उसका नाम क्या होता है? वैलेट पेपिली, ठीक है। यहाँ की जो पेपिली होती है वो बिटर टेस्ट बताएगी, फिर यहाँ पे श्योर, यहाँ पे स्वीट। ये सारे के सारे जो नाम थे वो इन्वॉल्व हो चुके हैं जीभ के। क्लियर है? तो ये होता है डायग्राम किसका? टंग का डायग्राम, ठीक है। यहाँ तक जो ये वैलेट पेपिली होती है सबसे ज्यादा बड़ी होती है, 100 टेस्ट बर्ड कंटेन करती है। फेरेंजियल लिंगुअल, क्योंकि फेरिक्स के साथ जुड़ा होता है इसलिए इसे इस नाम से डिनोट करते हैं। ये ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है इसलिए इसे ओरल पार्ट बोलते हैं या ओरल लिंगुअल बोलते हैं। ये जो पोर्शन डिवाइड करता है इसको सर्कस टर्मिनस बोलते हैं। बीटा टेस्ट को आइडेंटिफाई करती है फिलीफॉर्म, यहाँ पर मिड में प्रेजेंट होती है, यहाँ तक कुछ समथिंग। फंगीफॉर्म होती है वो बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे प्रेजेंट होती है। इस टाइम इस पोर्शन पे श्योर टेस्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है, यहाँ पर स्वीट टेस्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है। और ये क्या हो जाएगा? डायग्राम ऑफ टंग। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है टीथ। ओरल कैविटी के अंदर ही टीथ प्रेजेंट होते हैं ना,
अब हमें पढ़ना है टीथ, और टीथ से पहले हमें ये देख लेते हैं कि जो हमारी टंग थी उसके काम क्या क्या होते हैं, वो के फंक्शन क्या क्या होते हैं। सो खाने को सॉक करने के लिए टंग का यूज होता है, बोलने के लिए टंग का यूज होता है, ठीक है, और इन सभी काम के लिए टंग का यूज होता है, हम बोलने के लिए यूज करते हैं। साथ के साथ ये ऑर्गन ऑफ टेस्ट है, जहां पे जो टेस्ट की बात आती है, हम कोई खाना खाते हैं तो नॉर्मल ऐसे थोड़ी ना खा लेते हैं, तो उसे कौन टेस्ट करता है, टेस्ट कौन आइडेंटिफाई करता है, हमारी टंग आइडेंटिफाई करती है। अब टीथ के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन बीइंग के अंदर टीथ होते हैं डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट का मतलब क्या होता है, टू स्टेज में प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट वन इज टेम्परेरी टीथ, टेम्परेरी टीथ को मिल्क टीथ भी बोला जाता है, और दूसरा हो जाएगा परमानेंट टीथ। ठीक है, मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ का मतलब आप समझ ले, जो बच्चा होता है 6 महीने के बाद उसके दांत आने शुरू होते हैं, और जो पहले पहले दांत आते हैं, जो पहले पहले टीथ आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी टीथ या मिल्क टीथ। क्यों बोला जाता है टेम्परेरी टीथ, क्योंकि बच्चे के दांत जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होगा, 2-3 साल का हो जाता है, 4-5 साल का हो जाता है, तो उसके दांत है वो टूटने शुरू हो जाएंगे। अब जो दांत टूटेंगे और उसके बाद जो दोबारा दांत आएंगे वो होंगे परमानेंट, क्लियर है, और जो टूटे हुए दांत है वो क्या हो जाएंगे, टेम्परेरी टीथ, मिल्क टीथ, क्योंकि इन टेम्परेरी टीथ को रिप्लेस करके परमानेंट टीथ आते हैं, इसलिए इन्हें टेम्परेरी बोला जाता है। क्लियर है, कुछ टाइम के लिए है वो, 2-4 सालों के लिए, इसलिए उन्हें टेम्परेरी बोला जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारे टीथ होते हैं वो कैसे होंगे, डाकोडोंट, मतलब जो टीथ होते हैं वो किसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, वो हमारे जो उनकी रूट्स होती है वो हमारे गम्स के अंदर क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। जैसे मानो ये टीथ हमारा इस तरीके का प्रेजेंट होगा, है ना, तो यहाँ पर जो बोन्स है उसके अंदर ये बिल्कुल फंसे हुए हैं। क्लियर, ऐसे जो दूसरा दूसरा टीथ है वो भी जो बोन है उसके अंदर बिल्कुल फंसे हुए हैं, बिल्कुल एम्बेडेड है। ठीक है, इस तरीके के जो टीथ होते हैं उनकी शेप हो गई। अब हमें ये पता होना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, आता भी रहता है, कि जो टीथ है उनके फॉर्मूले होते हैं। क्लियर, आपने पढ़ा होगा कि जो बच्चे हैं, जो मिल्क टीथ है उनके लिए फॉर्मूला अलग होता है, एडल्ट है उनके लिए फॉर्मूला अलग होता है, और एक स्टेज ऐसी आती है जब आप मैच्योर हो जाते हो तब जो फॉर्मूला है वो अलग होता है। तो कौन कौन से हो गए, फर्स्ट वन इज मिल्क टीथ। मिल्क टीथ, जब बेबी 6 महीने का होता है तब उसके टीथ आने शुरू होते हैं, और ऑलमोस्ट 6 ईयर तक ये टीथ रहते हैं। 6 ईयर के बाद वो दोबारा रिप्लेस होने लग जाते हैं, किसमें, परमानेंट टीथ में। सो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा टीथ का वो हो जाता है बेटा 2102, 2102। बस मानो हमें ये केवल फॉर्मूला ही याद है, और हमसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी टीथ आर प्रेजेंट इन आ न्यू बॉर्न, या फिर ये बोल सकते हैं 6 मंथ बेबी, 1 ईयर बेबी, ऐसे कुछ बोल दे कि कितने टीथ प्रेजेंट होते हैं एक बच्चे के अंदर, तो हमारे पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब हम इससे टीथ कैसे निकालेंगे कि टोटल कितने टीथ हैं, इनटू करके 2, क्योंकि हमारे जो सेम टीथ है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और उसका सेम टीथ हमारे अपर जा में भी प्रेजेंट होता है। अपर जा में भी टीथ प्रेजेंट होंगे, लोअर जा में भी टीथ प्रेजेंट होंगे, दोनों के दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, इसलिए हम एक पोर्शन को काउंट कर लेते हैं और दूसरे पोर्शन को उससे क्या करते हैं, 2 से इंटू कर देंगे। ठीक है, सो बेटा 2 2 4, 4 × 2 = 8, 1 1 2, 2 × 2 2 = 4, जीरो का तो जीरो ही आएगा, 2 2 4, 4 × 2, यहाँ पे कितना होगा 8, 8 8 16, 16 और 16 और 4 20, मतलब एक मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20 मिल्क टीथ होंगे। 6 महीने से 6 साल के बच्चे के अंदर कितने टीथ होते हैं, 20 टीथ होते हैं। वो डिपेंड करता है कि उस बच्चे के अंदर कोई टीथ टूट ना गया हो। क्लियर, बाकी जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो ये होंगे। अब जो टीथ होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, आपको पता है कौन कौन से टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनिन्स, मोलर, प्रीमोलर, यही होंगे ना सारे के सारे, प्रीमोलर और मोलर, ये टीथ होते हैं। अब इसके बाद हमें पढ़ना है कि एडल्ट के बारे में
एडल्ट के अंदर कितने टीथ होते हैं टोटल 23, और इसका फॉर्मूला क्या जाएगा 2123 अपॉन 2123 इंटू 2, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे 32 आ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक बात आपको? अब इससे आगे हमें क्या देखना है कि टीथ के अंदर ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो हम टीथ का डायग्राम पढ़ते हैं अभी। और टीथ के 3 पार्ट होते हैं, दांत के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज क्राउन, सेकेंड वन इज नेक एंड थर्ड वन इज रूट। जो पार्ट गम से ऊपर का है उसे बोलेंगे क्राउन, जिस पार्ट में गम इन्वॉल्व होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं नेक, और जो पार्ट बोन के अंदर एम्बेडेड होता है उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे रूट। अब जो टीथ होते हैं, टीथ के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, क्योंकि हमें पता है टीथ के अंदर टीथ एक ऐसे सब्सटेंस से कवर होता है जो कि बहुत ज्यादा हार्डेस्ट होता है, और उसका नाम क्या है इनेमल। जो टीथ को पूरा कवर करके रखा हुआ है उसका नाम क्या है इनेमल, आउटर पोर्शन होता है। इसके बाद जो इनर पोर्शन है वो क्या है, उसे बोलते हैं डेंटाइन। डेंटाइन के अंदर कैनुलिकुलाई है जो कि जो कैविटी है उससे आउटसाइड आ रहे हैं। इनके बाद जो अंदर की ये जो कैनाल है इसे हम क्या बोलते हैं पल्प या फिर पल्प कैविटी। पल्प कैविटी के जो लास्ट का नीचे का ये बिल्कुल नैरो वाला पोर्शन है इसे हम क्या बोलते हैं रूट कैनाल। क्लियर है यहाँ तक? ये जो इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे गम बोलते हैं, जो ये बाहर के साइड निकले हुए हैं। क्लियर है यहाँ तक? सो ये क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। ये किसके अंदर एम्बेडेड है? बोन के अंदर एम्बेडेड है। तो ये क्या है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? आगे हम पढ़ते हैं फेरिक्स, जो नेक्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, उसे हम होगा वो इस तरीके की शेप का प्रेजेंट होता है और यह ऐसे खुलता है। क्लियर है? ठीक है। ये पोर्शन इसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। इसे क्या बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये पोर्शन को हम क्या बोलेंगे लैरिक्स। लैरिक्स को क्या बोला जाता है? लैरिक्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है। जैसे ही हम खाना अंदर खाएंगे तो ये एपिग्लोटिस इसको बिल्कुल कवर कर लेगा, और खाने का क्या होगा इस तरीके से वो किसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है ओइसोफेगस के अंदर। किसके अंदर? ओइसोफेगस के अंदर। लेकिन जब हम कोई खाना पीना बिल्कुल नहीं खाते, जब हम एयर को अपने अंदर लेते हैं तो ये एपिग्लोटिस रास्ता खोलता है, एयर यहां से अंदर जाती है और फिर दोबारा से ये इसको बंद कर लेता है। तो जब भी हम फूड इनटेक करेंगे एपिग्लोटिस लैरिक्स को कवर कर लेता है ताकि जो फूड है वो इस लैरिक्स के अंदर ना जाए। यदि फूड लैरिक्स के अंदर चला गया तो ब्लॉकेज क्रिएट कर देगा, और ब्लॉकेज की वजह से जो एयर है वो हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच पाएगी, और एयर जब लंग्स तक नहीं पहुंचेगी तो जो पर्सन है वो कैसे उसकी क्या हो जाएगी डेथ हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन का उसके अंदर रेस्पिरेशन नहीं होगा, और रेस्पिरेशन ना होने की वजह से उसकी सांस सांस रुक जाएगी, और सांस रुकने के बाद आपको पता ही है क्या होता है। इसलिए ये एपिग्लोटिस है जो जो लैरिक्स है उसको कवर करके रखता है। ठीक है। फेरिक्स के 3 पार्ट होते हैं, ओरल फेरिक्स, नेजोफेरिक्स। ठीक है। और ये जो नेजोफेरिक्स है वो इसको जोड़ के रखती है किससे नेजल से, और जो ओरल है जो फेरिक्स ओरल कैविटी में पाया जाता है, मतलब जो पोर्शन इसका प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं ओरल फेरिक्स। ठीक है। अब फेरिक्स ने क्या किया बेटा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, पहले हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद उसको फेरिक्स अंदर लेके गई। फेरिक्स ने क्या किया? फेरिक्स ने उसे किसको पकड़ा दिया? ओइसोफेगस को पकड़ा दिया। अब हमें पता करना है
क्लियर? ये क्या करेगा, इस खाने को स्टमक को दे देता है, यहां तक इसका काम होगा। और आगे का जो पार्ट है उसका नाम क्या है, स्टमक है। तो अब हमें पढ़ना है किसके बारे में, स्टमक के बारे में। स्टमक के बेटा 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज कार्डिक, सेकंड वन इज फंडस, थर्ड वन इज मेन बॉडी एंड फोर्थ वन इज पाइलोरिक। ठीक है, इस पोर्शन को, पहले वाले पोर्शन को बोलेंगे फंडस, यहां के पोर्शन को बोलते हैं कार्डिक, इस पोर्शन को बोलेंगे मेन बॉडी और इस पोर्शन को बोलते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल। क्लियर है यहाँ पे? अब जो स्टमक है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, और वो बहुत ज्यादा नेसेसरी क्यों है, कहां से क्वेश्चन आते हैं, वो अब हम पढ़ते हैं इस पोर्शन में। बेटा पहली बात ये है कि जो ओइसोफेगस है, ओइसोफेगस खाने को कहां पर छोड़ता है, कार्डिक रीजन में छोड़ता है। पहली बात क्लियर है यहां तक? कार्डिक रीजन का जो नाम है वो आपको सिमिलर लगेगा हार्ट के नाम से, इसके बिल्कुल पास में हार्ट लोकेट होता है, इसलिए इस पोर्शन को हमने क्या बोला, कार्डिक रीजन बोला। अब इस खाने का क्या होगा, वो खाना आ गया यहाँ पे। स्टमक के अंदर भी क्या होता है, डाइजेशन होता है, और स्टमक के अंदर किस किस चीज का डाइजेशन होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होगा, स्टमक के अंदर कुछ क्वांटिटी में लिपिड का डाइजेशन होता है, लिपिड का मतलब फैट का डाइजेशन होता है। अब इन्हीं का डाइजेशन क्यों होता है और किसी का डाइजेशन क्यों नहीं होता, क्योंकि स्टमक के अंदर या तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम प्रेजेंट होते हैं या तो लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले प्रोटीएज और लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और इनको सीक्रेट आउट कौन करता है, जो स्टमक है उसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स पाई जाती है, और बहुत सारे ग्लैंड्स में एक ग्लैंड है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसे क्या बोलते हैं, जी ग्लैंड भी बोलते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, HCl सीक्रेट करती है। इसके साथ साथ एक फैक्टर है जिसका नाम है कास्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या नाम है इसका, कास्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ये कास्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर स्टमक में रिलीज होता है, और इसका जो मेन इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, ये विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सीक्रेट आउट करती है, HCl सीक्रेट आउट करती है। अब HCl का काम क्या है, हमारा HCl बहुत ज्यादा खतरनाक एसिड है। यदि हम बाहर से लैब में देखेंगे, केमिस्ट्री लैब में, और बाई चांस यदि HCl हमारी किताब पर गिर जाता है, हमारी स्किन पर गिर जाता है, तो वहां पर क्या हो जाती है, जलन हो जाती है, वो जल जाता है वो पोर्शन। क्लियर? किताब पे गिरेगा तो किताब जल जाती है, और इंसान के शरीर पे गिरता है तो वो भी जल जाता है। तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, हमारा जो स्टमक है, वो HCl को, इतने खतरनाक एसिड को अपने अंदर कैसे रख लेता है, इसको ये क्यों नहीं डिसोसिएट होता, ये क्यों नहीं जलता, ये क्यों नहीं डिग्रेड होता, किस लिए नहीं होता, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट होती है, स्ट्रॉन्ग मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है। जो ये स्टमक है वो 4 लेयर की मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। ठीक है, और HCl की नेसेसिटी क्या होती है, जो ये एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो एंजाइम स्टमक की जो मेम्ब्रेन्स है वो रिलीज करती है, वो एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। उन एंजाइम को एक्टिव करने के लिए, जैसे प्रोरेनिन एंजाइम है, उन एंजाइम को एक्टिव करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, HCl की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा जो HCl है उसको सीक्रेट आउट किया जाता है। आपको पता है HCl प्रेजेंट होगा तो जो स्टमक का pH वैल्यू है वो कितनी होगी, वो एसिडिक ही होगी। क्लियर है यहाँ तक आपको बात? यहाँ पर फूड आया, फूड के साथ क्या इन्वॉल्व हुआ, एसिड इन्वॉल्व हुआ, प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, लिपिड का डाइजेशन हुआ, लिपिड का डाइजेशन हुआ, प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, एसेंशियल जो विटामिन B12 है वो एब्जॉर्ब हुए। उसके बाद जो पाइलोरिक रीजन है वो फूड को कहां पर ट्रांसफर कर देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, कौन सा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का भी, ये डिओडिनम।
ठीक है। अब ये किस शेप का है, सी शेप का, तो ड्यूडेनम किस शेप का होगा, सी शेप का होता है, छोटा सा होता है, बिल्कुल 25 सेंटीमीटर समथिंग का कुछ होगा ये। और यहां से जो फूड आया इसके पास जो फूड आता है, उस फूड को अब हम क्या बोलते हैं, अब हम इसको बोलते हैं चाइम। यहां से जो फूड ट्रांसफर किया था इसने, इस फूड को हमने क्या बोला था, बोलस। और यहां से जो फूड निकलता है इसको हमने क्या बोला, चाइम। क्यों बोला, क्योंकि कुछ अमाउंट जो खाना की जो कुछ अमाउंट प्रेजेंट थी उनका डाइजेशन हो चुका है और कुछ अमाउंट का डाइजेशन बाकी है। साथ के साथ जो ये फूड था उसके अंदर एसिड में मिक्स हो चुका है। अब उस फूड का जो पीएच है वो कैसा है, एसिडिक है, तो इसे हमने क्या बोला, चाइम बोला। अब किसने रिसीव किया यहां से, यहां से फूड को, स्टमक से फूड को रिसीव किसने किया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, ड्यूओडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, ये 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। जो सी शेप का होगा वो होता है ड्यूओडेनम। देखो खाने का जो मोस्टली डाइजेशन है वो 3 पार्ट में होता है। पहला सलाइवरी ग्लैंड, जो हमारा मुंह के अंदर ही कुछ डाइजेस्ट हो जाता है, और मुंह के अंदर हमारा क्या डाइजेस्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है। इसके बारे में इसी चैप्टर के अंदर जो ये डाइजेशन है, इसका जो खाने का ब्रेकडाउन है वो डिटेल में आएगा, वहां पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जस्ट हम थोड़ा सा इसे बताते चल रहे हैं केवल, ठीक है, कि डाइजेशन कहाँ हुआ, कैसे हुआ। बाकी इसी चैप्टर में जो इसका पार्ट सेकंड या थर्ड आएगा उसके अंदर एक एक चीजें का, जैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है, प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है, वो सारी की सारी चीजें आएंगी, सारी की सारी चीजें क्या होंगी, इन्वॉल्व होगी। क्लियर है। तो सलाइवरी ग्लैंड है वो कुछ डाइजेस्ट कर देती है कार्बोहाइड्रेट्स को, उसके बाद स्टमक डाइजेस्ट करता है प्रोटीज को और लिपिड को, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट करती है जितना भी रिमेनिंग सब्सटेंस है, सबको कौन डाइजेस्ट करेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल 3 जगह पर डाइजेशन होगा, माउथ के अंदर यानी ओरल कैविटी में, स्टमक के अंदर, देन इज स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। क्लियर है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूओडेनम सी शेप का होता है, ये स्टमक से खाने को रिसीव करता है, 25 सेंटीमीटर का होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम केवल और केवल स्मॉल उसकी डायामीटर की वजह से है। जो डायामीटर होता है, जैसे ये पोर्शन होता है वो छोटा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, लेकिन इसकी लेंथ कैसी होती है, इसकी लेंथ बहुत बड़ी होती है, और ये कितनी होगी, 6.5 मीटर के अप्रोक्सीमेटली। कितनी लेंथ होती है, 6.5 मीटर के अप्रोक्सीमेटली। अब आप ये पूछोगे कि मैडम 6.5 मीटर लंबी कैनाल हमारे छोटे से पेट के अंदर कैसे आ जाती है, तो बेटा ये जो कैनाल है वो बहुत ज्यादा नेटवर्क में प्रेजेंट होती है, बहुत ज्यादा उलझी पुलझी इस तरीके से प्रेजेंट होगी। पाइलोरिक को 2 हटा, डायग्राम लो मना। ठीक है। इस तरीके से कुछ प्रेजेंट होती है। सो इसे हम क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। इस पोर्शन का नाम क्या हो गया, ड्यूओडेनम। इस पोर्शन का नाम क्या हो जाता है, जो बहुत ज्यादा कोइल है, इलियम। और इस पोर्शन का नाम क्या हो जाएगा, जेजुनम। और इन सब में क्या होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, सॉरी प्रोटीन का नहीं, जितनी भी चीजें बच गई, कार्बोहाइड्रेट्स बच गया उसका भी डाइजेशन होगा, थोड़े से प्रोटीन का भी डाइजेशन होगा, लिपिड का भी डाइजेशन होगा, न्यूक्लिक एसिड का भी डाइजेशन होगा, जो भी चीज, जो भी न्यूट्रिएंट उसमें बच गए सबका डाइजेशन किसके अंदर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की मेम्ब्रेन है उनके अंदर विलाई प्रेजेंट होती है जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करती है। वो क्या करेंगी, जैसे जैसे फूड डाइजेस्ट होने लग जाता है तो जो न्यूट्रिएंट्स है उनको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगी, ब्लड में ट्रांसफर कर देती, और जो ब्लड है वो उस जो न्यूट्रिएंट है उसको पूरी बॉडी के अंदर क्या कर देता है, फैला देता है, पूरी बॉडी के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, विलाई प्रेजेंट होती है। सेकंड बात, इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी होती है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट करती है जो कि ये जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं उनके ब्रेकडाउन में काम आता है। इसके साथ हमें ये भी देखना है, यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, लीवर प्रेजेंट होता है। इस लीवर में से, लीवर और गोल ब्लैडर, इस लीवर में से जो बाइल सीक्रेट होता है वो भी किसके अंदर सीक्रेट होगा, ड्यूओडेनम के अंदर। क्लियर है।
पेनक्रियाज प्रेजेंट होती है, पेनक्रियाज ग्लैंड। पेनक्रियाटिक जूस भी किसके अंदर सिक्रेट होता है? डिओडेनम के अंदर। और ये सारे कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, ताकि जो ये चाइम अंदर आता है एसिडिक नेचर का, उसको न्यूट्रलाइज कर सके, ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन के मेम्ब्रेन को हार्म ना करे और उसका डाइजेशन क्या हो, इजिली हो जाए। क्लियर है? तो ये हो गई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या आएगी इसके बाद? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, अब इसका नाम ही लार्ज इंटेस्टाइन है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन किस बेसिस पे रखा हुआ है? डायमीटर के बेसिस पे। इसका जो डायमीटर होता है वो कैसे होता है? बड़ा होता है एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, बट इसकी जो लेंथ होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत ज्यादा छोटी होती है। 1.5-2 मीटर के समथिंग इसकी क्या होती है? लेंथ होती है। 3 पार्ट से मिलकर बना होता है लार्ज इंटेस्टाइन भी, केइकम, कोलोन, रेक्टम। ठीक है, केइकम कौन सा पोर्शन होता है? जो पहले पहले बिल्कुल पहले आता है, जो इसमें के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अपना जो रिमेनिंग फूड मटेरियल है उसको ट्रांसफर करती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, यहां पर छोड़ दिया खाना। ठीक है, यहां से जो ऊपर का पोर्शन है इस तरीके से, इस पोर्शन को बोलेंगे केइकम, इस पोर्शन को बोलेंगे कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, समझ में आई बात? असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन, और एक और कोलोन होती है सिग्मोइड कोलोन। ऐसे कुछ करके 4 टाइप की कोलोन होती है। इसके अंदर क्या होता है? जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, जो रिमेनिंग बच गया, जितना जिसका सारा डाइजेशन हो चुका है, वो ऐसे ऐसे करके ट्रांसफर हो जाएगा। और यहां पर आने के बाद इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? रेक्टम बोलते हैं। जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। रेक्टम के साथ एक कैनाल अटैच होती है जिसका नाम है एनाल कैनाल। ठीक है, अब ये एनाल कैनाल के जो लास्ट में प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं एनस। और एनस से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कैसा होता है? हमारी बॉडी के बाहर चला जाता है। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर 3 पार्ट होते हैं, केइकम, कोलोन और रेक्टम। केइकम स्मॉल इंटेस्टाइन से जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिसीव करता है, कोलोन को ट्रांसफर करता है, कोलोन के इससे ऊपर जाने वाले रास्ते को असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग। फिर वो डिसेंडिंग कोलोन है वो किसको पकड़ा देता है? रेक्टम को। रेक्टम से एनाल कैनाल जुड़ी होती है। एनाल कैनाल उस अनडाइजेस्टेड फूड को किसको देती है? एनस को देती है। और एनस से वो क्या होते हैं? बाहर के सराउंडिंग में सीक्रेट आउट हो जाते हैं। सो लास्ट क्या था इसका? एनस। अब जो एनाल कैनाल है, उसमें 2 स्पिंक्टर्स होते हैं। 2 स्पिंक्टर। फर्स्ट वन इज आउटर स्पिंक्टर, सेकंड वन इज इनर। इनर, जो इनर होता है वो कैसा होता है? इनवॉलंटरी होता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन जो आउटर स्पिंक्टर होता है वो कैसा होता है? वॉलंटरी होता है, वो हमारे कंट्रोल में होता है। ठीक है, जो बेबी होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके अंदर केवल और केवल इनर स्पिंक्टर होता है, ये डेवलप नहीं होता है। लेकिन जैसे बड़े हो जाते हैं तो आउटर स्पिंक्टर भी डेवलप हो जाता है और फिर हमारे कंट्रोल में आ जाती है चीजें। जस्ट लाइक जब हमें वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट करके आना होता है तभी हम जाते हैं, वैसे हम लोग नहीं जाते, क्योंकि ये चीजें हमारे कंट्रोल में हो जाती है। जब चीजें ओवरलोड हो जाती है, बाहर हो जाती है चीजें, तो उसके बाद इनर स्पिंक्टर क्या करेगा? इनवॉलंटरी है, वो इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, और प्रेशर क्रिएट करने के बाद ये क्या करेगा? ये हमारे ब्रेन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, और हम क्या करेंगे? वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करके आएंगे। सो दिस इज ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और इसके साथ डाइजेशन होता कैसे है, जो न्यूट्रिएंट्स है उनका डाइजेशन कैसे होता है, वो हम किस में पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और थैंक यू सो मच। जय हिंद।